हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज IQ। आज हम देखेंगे ज़हरुद्दीन बाबर के बारे में, कैसे उसने भारत में मुगल रूल को स्टैब्लिश किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। देखिए, 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु के लगभग 160 साल के बाद उसी का डिसेंडेंट, जिसे हम तैमूर लेन के नेम से भी जानते हैं, उसने भारत पे अटैक किया और पूरा कत्लेआम मचा दिया। और लगभग 200 सालों तक दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े रूलर बलबन खिलजी और तुगलक ने जितना भी वेल्थ जमा किया था, सबको लूट कर तैमूर चला गया। देखिए, हुआ क्या था, जब 1405 में तैमूर लेन उसकी मृत्यु हुई तो सेंट्रल एशिया में गद्दी के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया। जहाँ का रूलर था तैमूर, समरकंद, जो कि उस टाइम सेंट्रल एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स में से एक था, उसके लिए भी स्ट्रगल शुरू हो गई। और इसी के साथ साथ सेंट्रल एशिया में दो नए पावर्स, मतलब दो बड़े पावर, उज़्बेक और सफाविद, उनका भी उदय होता है। देखिए, अब बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर ये तैमूर का ही डिसेंडेंट था, मतलब बाबर चंगेज खान और तैमूर का ही वंशज था। सेंट्रल एशिया के एक छोटे से स्टेट फरगना, उसका प्रिंस था बाबर, जो कि मॉडर्न डे तुर्किस्तान का पार्ट है। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद बाबर को फरगना का प्रिंस बना दिया गया। तब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। और इतनी कम उम्र में बाबर के पास एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि उस टाइम रेड्स बहुत आम बात थे। और उस टाइम रूल करना और रेड से खुद की रक्षा करना 12 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। देखिए, समरकंद के लिए स्ट्रगल तो हमेशा से चली आ रही थी और बाबर भी समरकंद जीतना चाहता था और उसने जीत भी लिया था, पर वो कुछ ही दिनों में दोबारा हार गया। दूसरी बार बाबर फिर से समरकंद पर अटैक करने गया और जैसे ही वो फरगना छोड़कर समरकंद पर अटैक करने निकला, उज़्बेक्स ने फरगना पर अटैक करके उसे कैप्चर कर लिया। अब ना बाबर के पास फरगना था, ना ही समरकंद था। देखिए, बाबर सब कुछ हार गया था, अब उसके पास बचा ही नहीं था कुछ खोने को। बाबर इस स्टेज में था जहां से वो सिर्फ ऊपर ही जा सकता था, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं था खोने को। पर बाबर ने हार नहीं मानी, अब उसने काबुल पर अटैक किया और उसे जीत लिया। अब उसने काबुल को जीत लिया था, पर अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसे वेल्थ चाहिए था। और तब उसकी नज़रें पड़ी भारत पे। देखिए, बाबर कभी भारत पे रूल नहीं करना चाहता था, वो बस यहाँ की वेल्थ को लूटना चाहता था। पर जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया तो उसकी मंशा ही बदल गई। देखिए, हुआ क्या था, जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तब दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रूलर नहीं था। इसके नोबल्स भी इसे हटाना चाहते, वो भी इससे परेशान हो गए थे। और इब्राहिम लोदी के जो चचा जान थे, दौलत खान लोदी, उन्हीं ने तो बाबर को इनवाइट किया था। देखिए, दौलत खान लोदी जो थे, ये पंजाब के गवर्नर थे। देखिए, जितने भी इस्लामिक रूलर्स आए हैं वो सब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर हिंदू कुश पास से होते हुए, खैबर पास होते हुए भारत में आए हैं। और दौलत खान लोदी इनके साथ, दौलत खान लोदी जब बाबर के पक्ष में चला गया तो बाबर के लिए पंजाब तक का रास्ता पूरा साफ हो गया था। देखिए, दौलत खान लोदी ने सोचा था बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, वेल्थ लूटेगा और चला जाएगा। पर जब भारत में बाबर आया और उसने इब्राहिम लोदी को हराया तो बाबर की मंशा ही बदल गई। उसने सोचा कि चलो अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, जब बाबर ने पंजाब पर अटैक करके उसे कैप्चर किया, अब तो वार फिक्स था। इब्राहिम लोदी भी उधर अपनी आर्मी को असेंबल करना शुरू कर दिया और पानीपत, जो कि हरियाणा के पास पड़ता है, वहाँ पर बाबर की आर्मी और इब्राहिम लोदी की आर्मी आमने सामने खड़ी हो गई। देखिए, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पानीपत में ही क्यों सारी लड़ाइयाँ हुई। तो इसके पीछे एक ज्योग्राफिकल रीज़न है। भारत के नॉर्थ में हिमालय है, जिसे क्रॉस करना लगभग इम्पॉसिबल है, और साउथ में समुद्र है। तो भारत पे सिर्फ एक ही रास्ते से अटैक किया जा सकता था, वो था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रीजन। और ज़्यादातर जो रेड्स होते थे वो यहीं से होते थे। अब आते हैं बैटल पे। देखिए, इब्राहिम लोदी की आर्मी 1 लाख की थी और बाबर की आर्मी सिर्फ 12,000 की थी, फिर भी बाबर जीत गया। देखिए, इसके पीछे बहुत से कारण थे। एक तो इब्राहिम लोदी की आर्मी ऑर्गेनाइज नहीं थी, क्योंकि
वॉर, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने जैसे ही सुना कि वॉर होने वाला है तो उसने ज़बरदस्ती लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात थी कि बाबर 12 साल की उम्र से ही बैटल लड़ रहा था, चाहे वो समरकंद के लिए हो या फरगना के लिए हो। बाबर ने अपनी लाइफ में इतनी बैटल लड़ ली थी कि वो पूरा अभ्यस्त हो गया था और एक गजब का मिलिट्री कमांडर बन गया था। और एक सबसे बड़ा कारण बाबर के पास गन पाउडर था। देखिए, गन पाउडर उस समय एकदम नई चीज़ थी और भारत में बाबर पहला इंसान था, पहला मिलिट्री कमांडर था जिसने युद्ध में गन पाउडर मतलब तोप बंदूकें यूज़ की थी। और ये इब्राहिम लोदी के लिए बिल्कुल नया था। देखिए हुआ क्या था, इब्राहिम लोदी की आर्मी में 1000 वॉर एलिफेंट्स थे। तो बाबर ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ ट्रेंचेज यानी गड्ढे खुदवा दिए और इन्हें ढक दिया अच्छे से, और गड्ढों के नीचे बहुत ही नुकीली भाले और नुकीली चीज़ों को रख दिया जिससे हाथी आए, इस पे गिरे और उनकी मौत हो जाए। और जैसे ही बैटल शुरू हुआ तो हाथी ट्रेंचेज में फंस गए और काफ़ी सारे हाथी तोप की आवाज़ें, बंदूकों की आवाज़ें सुनकर अपना आपा ही खो बैठे और अपनी ही आर्मी को कुचलने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे। और अंत में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी जाती है।